हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से, जिसमें यूपीपीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में किए गए बदलाव के कारण जो भी पेपर 4 ऐड हुआ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इस चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पेपर पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पेपर का ये लेसन 8 है सीरीज़ में, और 7 लेक्चर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ मोरल थिंकर्स के बारे में पढ़ रखा है। तो हमारा जो मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के लिए, कैसे इसको अप्रोच करना है, वो सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 7th लेक्चर से हम अपने प्रॉपर सिलेबस पे पहुंच चुके हैं। 7th लेक्चर में हमने यूनिट 1 कवर किया था। लेसन 8 जो आज का लेक्चर है ये एटीट्यूड से रिलेटेड है। एटीट्यूड थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा नहीं था, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी ये जो लेसन 8 है ये फर्स्ट पार्ट है और लेसन 9 जो भी आएगा वो सेकंड पार्ट होगा। आज के लेक्चर के अंत में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस केस स्टडी के बेस पे और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे, और साथ ही साथ एक सिविल सर्वेंट के लाइफ को भी पढ़ेंगे, जो कि हम अपने आंसर्स में जिनको कोट कर सकते हैं। इवन इंटरव्यू में भी जब हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें इनका वर्क पता होना चाहिए, इनका कल्चर पता होना चाहिए। जो हम बनने जा रहे हैं उन्हीं के लाइफ से तो हम सीखते हैं, तो इसीलिए ये पढ़ना वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्या कहते हैं एथिक्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी बिना एथिक्स के तो अब एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है, तो अब तो सभी ज़रूरी हो गया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि यूपीपीसीएस का एक पेड ग्रुप है हमारे यहाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है, वो देख लें। और जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पर जिससे भी पढ़ाता हूँ वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। बहुत सारे इनोवेटिव आंसर्स वहाँ पे आते हैं, तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होगा जो भी ज्वाइन करेगा इसको। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जैसे एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि उस टाइम पे मैंने उसके नोट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड किए थे आप लोग को। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि जो भी अगली बार जब ये एटीट्यूड का चैप्टर आएगा तो मैं उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको फिर से बता दूंगा। तो वही प्रॉमिस आज निभा रहा हूँ मैं। तो एटीट्यूड जो है, क्या होता है, एटीट्यूड एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, वो कोई लोग हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम लोग फेवर और डिसफेवर का जो भी हम लोग अपना एक्सप्रेशन, जो हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है उसको जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको जैसे इवेलुएट करते हैं उसको, उसी फेवर और डिसफेवर के एक्सप्रेशन को हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड मैंने पहले ही बताया कि वो नहीं है जैसे कि हम बोलते हैं कि वो बंदा बहुत एटीट्यूड वाला है या फिर वो लड़की बहुत एटीट्यूड वाली है। वो एटीट्यूड का मतलब नॉर्मल सेंस में हम नहीं यूज़ करते हैं। एथिक्स के लैंग्वेज में एटीट्यूड का ये मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं और एक नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के डिफरेंसेस हैं, यही हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। जैसे कि हम मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक नोकिया का फ़ोन है जिससे आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो, और ज़िंदगी में आपने डिसाइड किया है कि आज के बाद नोकिया कितना भी बड़ी कंपनी बन जाए, कितनी भी एडवांसमेंट उसके टेक्नोलॉजी में आ जाए, लेकिन हम नोकिया का फ़ोन इन फ्यूचर नहीं खरीदेंगे। तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी पूछा जाता है कि यार नोकिया का फ़ोन कैसा होता है, तो आपका एटीट्यूड उसके लिए हमेशा डिसफेवर में ही होगा, नेगेटिव ही होगा। तो ये आपका एटीट्यूड है जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, थिंग, इनके लिए आपका पॉजिटिव फेवर है कि नेगेटिव फेवर है। एटीट्यूड जो है, जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरीके से हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव होता है। जब भी पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा फेवरेबल बिहेवियर यील्ड करेगा, कि जो भी हमारा बिहेवियर होगा वो हमेशा फेवरेबल होगा उसके लिए। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो उसके लिए अनफेवरेबल बिहेवियर या फिर उसके अगेंस्ट में हम लोग बिहेव करेंगे। हॉग एंड वॉगन का एक डिफिनीशन है एटीट्यूड का, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि एटीट्यूड एक रिलेटिवली एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ, फीलिंग, बिहेवियर, टेंडेंसी ऐसी है जिसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, ग्रुप, इवेंट, सिंबल्स के प्रति लगाते हैं, चिपकाते हैं, उसको समझते हैं। मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ग्रुप है, इवेंट है, सिंबल्स हैं, इनके लिए हम जैसे भी अपनी बिहेवियरल टेंडेंसीज़ रखते हैं, इनके जैसे बिलीव्स हम अपने मन में रखते हैं, जो जो भी फीलिंग हम अपने मन में रखते हैं, उसी को हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। तो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि किस हिसाब से बिलीफ और फीलिंग्स या हमारे बिहेवियर को एटीट्यूड से कैसे रिलेट करते हैं। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एटीट्यूड से बिहेवियर बना है कि बिहेवियर से एटीट्यूड बना है। ये सब कुछ अभी हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। फिर बात आती है कि बिलीव और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, उसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है
कि क्या आप डेथ पेनाल्टी को एक इफ़ेक्टिव वार्निंग जैसा कंसिडर करते हैं क्या? अगर आप डेथ पेनाल्टी दे रहे हैं किसी भी क्राइम के लिए, मान लीजिए किसी भी क्राइम के अगेंस्ट आपने डेथ पेनाल्टी दे दिया, अब ये डेथ पेनाल्टी आपके हिसाब से किसी भी दूसरे इंसान के लिए इफ़ेक्टिव वार्निंग का काम करेगी कि वो इससे डर जाएगा, डिटरेंस का काम करेगी कि वो इससे डर के अब कोई भी आने वाले बंदे जो भी आगे ऐसे क्राइम करने वाले बंदे थे अब वो ये सारे काम नहीं करेंगे? या तो दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट डेथ पेनाल्टी, आपको क्या फीलिंग आती है डेथ पेनाल्टी से? तो ये दो अलग अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके बिलीफ को एक्सेस करता है डेथ पेनाल्टी के लिए, और दूसरा क्वेश्चन आपके एटीट्यूड को डेथ पेनाल्टी के लिए एक्सेस करता है। बिल्कुल सिंपल सा है कि आप क्या बिलीव रखते हैं कि क्या एक इफ़ेक्टिव वार्निंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो आप अपने चॉइसेस बताएंगे उसको कि हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन जब आपसे एटीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा कि भाई डेथ पेनाल्टी आखिरकार तुम्हारे हिसाब से है कैसा, तो आप उसमें लाइक और डिसलाइक, फेवर या डिसफेवर की बात करोगे और बताओगे कि नहीं नहीं, डेथ पेनाल्टी जो है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि हम किसी इंसान को किसी भी क्राइम के लिए अगर हम उसकी जान ले रहे हैं, या तो मतलब एक तो ये वाला फेवर हो जाएगा कि हम इसको डिसफेवर कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम किसी की जान नहीं ले सकते, हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है, और हमारे हाथों में ये पावर भगवान ने नहीं दी है कि हम किसी भी इंसान की जान ले पाएँ। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप डेथ पेनाल्टी के डिसफेवर में हैं। और अगर फेवर की बात की जाए तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे डिटरेंस बनता है सोसाइटी में, और रेट ऑफ क्राइम जो है वो डिक्रीज़ होता है, और आगे आने वाले समय में जो लोग हैं उनके प्रति जो मतलब जुडिशरी सिस्टम का जो एक क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट है, या फिर वो उसको इतना मानते हैं, इतना हमेशा समझते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेगा ही करेगा, तो उसमें बिलीफ जो है उसके लिए जुडिशरी सिस्टम के लिए वो स्ट्रांग हो जाएगी उन पूरे पब्लिक में। तो इसके आप फेवर में बता रहे हो। तो जब भी फेवर डिसफेवर की बात की जाए कि आप क्या फ़ील करते हो डेथ पेनाल्टी के लिए, तो वो आपका एटीट्यूड होगा। और जब भी ये बोला जाए कि डेथ पेनाल्टी क्या इफ़ेक्टिव वार्निंग है क्या, तो आप अपने बिलीफ को बताओगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है बिलीफ और एटीट्यूड के बीच में। बिलीफ जो होता है वो हमेशा किसी भी फैक्चुअल एविडेंस के ऊपर ही आधारित होगा, और उसके रिगार्डिंग जो कंक्लूजन देगा वो आपका बिलीव होगा। लेकिन एटीट्यूड में एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है, इसमें आपका इमोशनल कंपोनेंट जो होता है वो भी आप उसको ऐड करने के साथ साथ फिर बताते हो कि एक्चुअल में अब आप इससे क्या फ़ील कर रहे हो। जब भी इमोशनल कंपोनेंट आता है ना, तो क्या होगा, आपकी फीलिंग ऐड हो जाएगी कि आप इसके लिए क्या फ़ील करते हो। जब भी आप फील करते हो तो बता सकते हो कि मैं इसके लिए पॉजिटिव फील करता हूँ या करती हूँ, या नेगेटिव फीलिंग आती है हमारे लिए। तो इसके बेसिस पे हम बिलीव और एटीट्यूड को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटीट्यूड एबीसी कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। एबीसी मतलब इफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं एटीट्यूड के। इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि इन्हीं से पता चलता है कि एक्चुअल में एटीट्यूड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारे अंदर, और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मतलब कि किन फेजेस में हम एटीट्यूड्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहला फेज़ जो है, इसका पहला कंपोनेंट जो है वो है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट का क्या मतलब है कि हम किसी इमोशन के अगेंस्ट में या तो किसी फीलिंग्स के अगेंस्ट में अगर हम अपने मतलब किसी भी स्टिमुलस के लिए अगर हम अपने इमोशंस के और अफेक्शंस के बेसिस पे कुछ डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि ये फेवर और डिसफेवर में है, तो वो हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम स्केर्ड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, ऐसा अगर कहना, तो आप डार्कनेस जो है, डार्कनेस आपके लिए क्या है, ये एक स्टिमुलस है आपके लिए। इस स्टिमुलस के अगेंस्ट आपने क्या बोला कि आई एम स्केर्ड ऑफ डार्कनेस, कि आपको डर लगता है, मतलब आपकी नेगेटिव फीलिंग है डार्कनेस के साथ। ठीक है, ये क्या बताता है, आपका आपका अंदर का फीलिंग बता रहा है, आपके अंदर के इमोशंस बता रहे हैं। वो इमोशन क्या है, डर का इमोशन है। ठीक है, तो इसीलिए वो कंपोनेंट आपका कौन सा कंपोनेंट होगा एटीट्यूड का, वो होगा अफेक्टिव कंपोनेंट। इसके बाद अगर बिहेवियरल कंपोनेंट की बात करें, तो इसमें पर्सन जो है वो थोड़ा अपना दिमाग लगाता है, सॉरी वो कॉग्निटिव में आएगा। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या होता है कि इसमें जो भी पर्सन होता है वो किसी भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एक्ट करने की बात करता है, जैसे कि कैसा उसको बिहेव करना चाहिए, जैसा कि जो भी उसका बिहेवियर होता है ना वो सामने आएगा, मतलब एक्शन सामने आएगा। जैसे कि मैं हमेशा डार्कनेस अवॉइड करता हूँ, और अगर चिल्लाऊंगा भी, मतलब सॉरी स्क्रीन लिखा है, मैं बार बार स्क्रीन पढ़ रहा था इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। क्या है कि इसमें लिखा है कि आई विल अवॉइड डार्कनेस एंड स्क्रीम इफ़ देयर इज सडन इलेक्ट्रिसिटी कट इन नाइट। अगर अंधेरे में रात के टाइम पे अगर अचानक से बिजली चली जाती है तो मैं चिल्लाऊंगा भी। तो ये क्या है, ये मेरा बिहेवियर कंपोनेंट है कि अगर अंधेरे से तो मुझे डर लगता है, वो बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा अंधेरे को अवॉइड करूँगा। और अवॉइड करते करते भी, लेकिन अगर मैं अंधेरे में पड़ ही गया कि भाई अभी बिल्कुल रात का टाइम है, लाइट वाइट जल रही है, लेकिन अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है,
तो फिर से अंधेरा तो हो ही जाएगा। तो अभी मैं चिल्लाने लगूंगा कि अंधेरा हो गया डर के मारे। तो ये जो भी हमारा एक्सप्रेशन, हमारा एक्शन है ना, ये हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट है हमारे एटीट्यूड का। एक तीसरा कंपोनेंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट में कोई भी इंसान जब भी होता है ना, बहुत थॉट से, बहुत सोच समझ के किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अपना एटीट्यूड डिफाइन करता है। उसमें जो भी उसका एटीट्यूड होगा ना, वो उसके पीछे फैक्ट्स बेस्ड होंगे, नॉलेज बेस्ड होगा, उसका बिलीफ बेस्ड होगा। सब कुछ, इतना सब कुछ सोचने समझने के बाद अगर वो किसी भी पर्सन ऑब्जेक्ट के पीछे अगर अपने एटीट्यूड को बताता है, तो वो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। जैसे कि अब मैं ये बोलूँगा कि आई बिलीव दैट वन लॉस देयर साइट इन डार्कनेस। मुझे पता है कि अंधेरे में अपनी आंखों की रोशनी बहुत लोग खो देते हैं, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है उनको, इसीलिए वो खतरनाक है, हेंस डेंजरस। तो अभी क्या किया मैंने, अंधेरा आते ही चिल्लाया नहीं मैंने, और ना ही मैंने बताया कि अंधेरे से मुझे डर लगता है, बल्कि मेरे दिमाग में पूरा एक प्रॉपर सीन है कि मुझे पता है कि डार्कनेस में क्या होता है कि लोग अपनी आई साइट, मतलब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए डेंजरस होता है। इसीलिए हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे डर लगता हो। जो डर लगता होगा वो हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होगा। और अगर इन केस इतना समझने के बाद भी अगर हमने चिल्लाया, तो हमारा वो बिहेवियरल कंपोनेंट होगा। वैल्यूज़ और बिलीव एटीट्यूड से कैसे अलग हैं, तो इसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल सी बात रहेगी कि मतलब ये तो हमने बता ही दिया कि क्या होता है कि जो भी हमारे बिलीव हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, कभी कभी वो एटीट्यूड को फ्रेम करते हैं कि हमारे अंदर जो भी आज तक सोसाइटी ने हमें जो भी कुछ सिखाया है, उसके बेसिस पे हम अपने एटीट्यूड को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होगा कि बिलीफ जो है हमारा वो सेम होगा, लेकिन एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए कोई दो पर्सन्स हैं, अभी दोनों को एक उनका बिलीफ तो बिल्कुल स्ट्रांग है इस बात के लिए कि जो भी मीट होता है वो मीट खाने योग्य होता है, मतलब खाने के लिए होता है, ठीक है, ये उनका बिलीव है, ये और ये गलत भी नहीं है। लेकिन एटीट्यूड इनका मीट खाने के ऊपर अलग अलग हो सकता है। कोई ये बोल सकता है कि मीट खाने से क्या होता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या बोलेगा कि जो भी पॉजिटिव इसके फेवर में है, वो बोलेगा कि देखो मीट खाने से क्या होता है कि जो भी इनका पॉपुलेशन का एक्सटेंशन होता है या फिर एक्सप्लोजन होता है इन जानवरों के, उससे छुटकारा मिलता है, और प्लस हमें एक न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है मीट खाने से। लेकिन दूसरा बोल सकता है कि हम इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसे नहीं हो रही है, हम इतना खाते हैं इसलिए इनकी रियरिंग होती है, और इसके चलते कैटल्स के पॉपुलेशन या तो जो भी हम खा रहे हैं उनके पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता है। और ये ह्यूमैनिटी के बेसिस पे ये गलत है, हम किसी जानवर को मार के खा नहीं सकते हैं। तो ये दो अलग अलग एटीट्यूड है, लेकिन दोनों के बिलीफ जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इसीलिए दोनों में डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की बात करते हैं कि एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है। ये दो तरीके से बता सकते हैं। पहला, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या है कि हम कभी भी जैसे अपने कॉन्शियस कॉग्निशन में हो, ठीक है। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या है कि जो भी हम बिहेवियर शो करते हैं बाहर तरीके से, मतलब कि जिसके लिए हम अवेयर हैं, हम जो भी एटीट्यूड शो कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस कॉग्निशन में है, और हम लोग बिल्कुल समझ बूझ के फिर अपने एटीट्यूड को उसके ऊपर दिखाते हैं लोगों को। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे कॉग्निटिव और मोटिवेशनल फैक्टर्स के बिहाइंड जो भी एटीट्यूड असाइन करने के लिए होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। दूसरे तरीके से कुछ इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स होते हैं, ये हमारे पास्ट मेमोरीज जो कि हमारे बहुत अंदर डीपली रूटेड अनकॉन्शियस कॉग्निशन में होते हैं, वहाँ से कुछ ये एटीट्यूड डेवलप होता है। और ये बहुत मोमेंटरी होते हैं, तुरंत अचानक से आ जाते हैं, अननोविंगली, हमें कुछ पता नहीं होगा, बस हम हमारे पास्ट मेमोरीज़ के बेसिस पे हम किसी चीज़ के लिए भी अचानक से कुछ भी बोल देते हैं, या तो कोई अचानक से पसंद आ जाता है, या तो कुछ अचानक से हम उसे ठुकरा देते हैं। तो ये दोनों जो एटीट्यूड है ये इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहलाता है, और ये हमेशा अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है। अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड होते हैं कहीं ना कहीं। उनको हो सकता है कि हमने बहुत दिनों से उन चीज़ों को याद न किया हो, लेकिन फिर भी अचानक से कोई दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल डेजा वू वाली फीलिंग आती है, और हमें लगता है कि हमारे इमोशंस बताते हैं हमें कि ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। तुरंत हमारा एटीट्यूड उसके अगेंस्ट में
डिसफेवर वाला हो जाता है। तो ऐसे जो एटीट्यूड हमारे सामने आते हैं उनको हम लोग इम्प्लिसिट एटीट्यूड बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जो होगा वो हमारे कॉन्शियस कॉग्निशन में होगा, हमें पता होगा कि हम इसके लिए ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं, हम इसके लिए जो भी फेवर रख रहे हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सब कुछ हमको पता होगा। और बाकायदा पूरा सोचने के बाद ही हम उसके ऊपर एटीट्यूड अपना डेवलप करते हैं। ऐसा है अगर तो वो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है। फिर बात करते हैं हम फंक्शंस की, कि एटीट्यूड जो है वो बहुत सारे फंक्शंस सर्व करता है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है नॉलेज का। एटीट्यूड कुछ चीज़ें ऐसी मतलब हमारे लाइफ में हैं जिनके लिए मीनिंग प्रोवाइड कराता है, मतलब नॉलेज प्रोवाइड कराता है। हम किसी के लिए कैसे हैं, मतलब हम किसी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर रख रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें ज़रूर से गेन होता है। ये एटीट्यूड का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर पॉजिटिव फंक्शंस, पॉजिटिव फेवरेबल एटीट्यूड रखते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो इसीलिए हम जब भी कोई नॉलेज अचीव करते हैं, जैसे कि हमारा पढ़ाई के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ भी चीज़ जिसके लिए हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो अगर हमारे लिए उसके तरफ कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा। इवन अगर हमें पसंद है कि हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमसे बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी बड़े बुजुर्ग भी हमारे कुछ ना कुछ हमें सिखा के ही जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा एटीट्यूड जो है वो हमारे लाइफ में नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करता है। हम अपना जो भी हमारा जो भी सराउंडिंग है हम समझते हैं कि वो स्टेबल है, और इसीलिए उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस फिर से डेवलप होते हैं तो हम वापस से अपने नॉलेज के बेसिस पे जो भी एटीट्यूड उस टाइम हमने दिखाया होगा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि हम परसीव कर सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों का एटीट्यूड उसके लिए क्या होने वाला है। और अगर हम किसी एक पर्सन के एटीट्यूड को समझ लें तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या होने वाला है। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को जान रहे हैं कि उसको पूजा पाठ करना बहुत पसंद है और वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो हम ये डेराइव कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर कुछ इस प्रकार से होगा कि वो हर मंगलवार या हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जो उसके घर के जस्ट बगल में है वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाता होगा। तो क्या हुआ कि हम किसी के एटीट्यूड से उसका बिहेवियर पता कर सकते हैं। दूसरी बात होती है जो फंक्शन में आता है वो है यूटिलिटेरियन या एडेप्टिव। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन, जैसे कि कुछ ऐसे एटीट्यूड होते हैं जो कि लोगों में किसी एक पर्टिकुलर या डिज़ायर्ड गोल की तरफ ही आते हैं और वो हमेशा अनडिज़ायरेबल सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है कि एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं कि देखो क्या है कि जो भी हम करेंगे हमारा एटीट्यूड जो भी जिस पे भी बेस्ड होगा वो हमेशा रिवॉर्ड पाने की मैक्सिमाइजेशन की ओर और पनिशमेंट सहने के मिनिमाइजेशन की ओर आगे बढ़ेगा। मतलब कुछ हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो और नुकसान सबसे कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मान लीजिए कंज्यूमर है, तो एक कंज्यूमर का एटीट्यूड किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि भाई जो भी चीज़ सस्ती हो, जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा उपयोगी हो और उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखते हैं। तो कंज्यूमर से हमेशा यही एक्सपेक्टेशन भी रखी जाती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उठाते हैं उसको परखते हैं और उनके सामने 10 ऐसे प्रोडक्ट रख दिए जाएं जिनके बेसिस पे उनको सिलेक्शन करना हो, तो वो हमेशा किसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, यूटिलिटेरियन के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। उनका जो भी एटीट्यूड होगा वो इस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड दे रहा है और मिनिमम पनिशमेंट दे रहा है। उसके बेसिस पर ही कंज्यूमर अपने थॉट और बिलीव्स को और अपने एटीट्यूड को फ्रेम करता है। तीसरा वाला बहुत मज़ेदार है। तीसरा फंक्शन जो है वो है ईगो डिफेंसिव। ये सब के सब लोग अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। ईगो डिफेंसिव, इसमें क्या होता है कि हम अपने आप के इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा हमसे कोई गलतियां भी होंगी ना तो भी हम सोचेंगे कि हम किस हिसाब से वो अपने एटीट्यूड को इस हिसाब से ढालेंगे कि जो भी गलतियां हुई हैं ना वो हमसे नहीं हुई हैं, वो सामने वाले की गलती थी और उस पर हम गलती से आ गए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें ये बताया जा रहा है कि एटीट्यूड जो है वो हमेशा किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जो भी उसको साइकोलॉजिकल डैमेजिंग इवेंट उसको दिखाई देता है तो वो उस टाइम के इन्फॉर्मेशंस को इस हिसाब से नैरेट करता है, इस हिसाब से चेंज कर देता है कि वो उसके लिए वही सिचुएशन लेस डैमेजिंग हो जाती है और जो भी उसको थ्रेटनिंग थी, जो भी मुश्किलों थी, वो सब कुछ चली जाती हैं। जैसे कि आप किसी एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं और किसी दुर्भाग्यवश आपका सिलेक्शन नहीं होता है या फिर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप ये नहीं बताते हो कभी कि
वो एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था या मेरी तैयारी अच्छी थी ही नहीं। आप हमेशा बोलते हो कि इस बार का क्वेश्चन पेपर पिछले के मुकाबले कठिन आ गया था, पैटर्न चेंज हो गया था, साथ ही साथ जो मार्किंग का क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो गया था, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या कहने का मतलब ये है कि हम अपने पर्सनालिटी को, हमारे अंदर की जो इमेज है ना, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की चाह रखते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा खुद के लिए कभी बुरा इमेज बने, तो इसीलिए हम ये ईगो डिफेंसिव वाला एटीट्यूड हमेशा रखते हैं। फिर चौथा जो है वो है वैल्यू एक्सप्रेसिव या ईगो एक्सप्रेसिव। इसमें क्या है कि ये इनेबल करता है किसी भी पर्सन के एक्सप्रेशन को कि वो अपने सेंट्रल वैल्यूज़ को स्ट्रांगली अपने अंदर रखें और मतलब उसी के बेसिस पे ही वो सारे डिसीजंस लें। अगर उनको वो काम करना है तो वो अपने सेंट्रल वैल्यूज़ से पूछ के काम करेंगे, और नहीं करना है तो वो उसके पूछ से नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो भी उनके कोर सेंट्रल वैल्यूज़ होते हैं ना, जैसे कि कोई इंसान बहुत बड़ा ईमानदार है तो उसका कोई भी काम ऐसा कभी होगा ही नहीं जिससे कि वो ये डिसाइड कर पाए कि उसका एटीट्यूड उस प्रोजेक्ट के लिए अगर करने से उसका इमेज नॉन ऑनेस्ट की तरफ या अनऑनेस्ट की तरफ बढ़ता है तो वो नहीं करेगा। साथ ही साथ कि एटीट्यूड जो है वो कॉन्सिक्वेंटली पार्ट ऑफ हु दे आर, मतलब कि जो भी वो हैं उसी का पार्ट है उनका एटीट्यूड। तो जो भी उनके कोर वैल्यूज़ बिलीव्स जो भी उनके अंदर बिल्कुल डीपली रूटेड है वो उसी का पार्ट होगा, जो भी एटीट्यूड उनका परफॉर्म होगा। और पर्सन जो भी एक्सप्रेस करता है वो हमेशा अपने सेंट्रली हेल्ड वैल्यूज़ जो होते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पर ही उनको एक्सप्रेस करता है। ऐसे एटीट्यूड को हम लोग वैल्यू एक्सप्रेसिव बोलते हैं। और वैल्यू एक्सप्रेसिव मतलब कि जो भी हमारे कोर होते हैं, एटीट्यूड हमेशा उसमें मदद करता है कि हम अपने कोर वैल्यूज़ को लोगों के सामने लेके आएँ। तो इतनी बातें हो गई हमारे वैल्यूज़ की। हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शंस क्या होते हैं और एटीट्यूड किन किन कैसे कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर बात करते हैं कि एटीट्यूड जो है वो किसी भी रिलेशन को, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, मतलब एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में कि हमारे थॉट्स और बिहेवियर को एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है और साथ ही साथ उनसे क्या रिलेशन है। तो हमारे सामने एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो सामने आता है वो ये है कि हमारे एटीट्यूड को हमारे थॉट्स और बिहेवियर द्वारा कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ऐसे फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमाइन करेंगे कि हम अपने एटीट्यूड्स को अपने बिहेवियर से कैसे इन्फ्लुएंस करा लेते हैं। जैसे कि पहला, ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जो उनका असली एटीट्यूड होता है, मतलब जो ट्रू नेचर होता है, उनका ट्रू सेल्फ होता है, वो उनके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड से बहुत डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि अगर हम केवल उनके एक पर्टिकुलर टाइम के एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड को पढ़ के समझ के उनके ऊपर कोई भी एक क्या बोलते हैं, मतलब प्रेडिक्ट करना चाहें, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना चाहें, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। बल्कि हम बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली उनको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करते जाएं, फिर हम उनका ट्रू एटीट्यूड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम ऐसे किसी भी सेंसिटिव इशू या कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन पे आते हैं जो कि हमें पता नहीं होता और हम उसको अपने ट्रू एटीट्यूड के साथ नहीं बताना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपने एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स की मदद लेते हैं। हम ऐसे एटीट्यूड को शो करते हैं जो कि हमारा ट्रू सेल्फ नहीं बताता है बल्कि उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा जो है वो है वन इंस्टेंस वर्सेस एग्रीगेट, जो भी मैं बता रहा था आपको कि ऐसा होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अपना कोई भी एटीट्यूड शो कर देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सही होता है। लेकिन अगर हम एग्रीगेट तरीके से देखें कि हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे कॉन्टीन्यूसली उसी सर्कमस्टांस में अगर अपने बिहेवियर को पढ़ते जाएं तो हमें समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअल में जो एटीट्यूड है वो एक्चुअल में कैसा है। तीसरा है लेवल ऑफ एटीट्यूड या बिहेवियर स्पेसिफिसिटी। इसमें जैसे दो एग्जांपल्स देते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर का। तो एटीट्यूड में जैसे कि इसमें बोला है कि 2-3 स्टेटमेंट्स हैं कि मुझे मेक्सिकन खाना बहुत पसंद है, मुझे स्ट्रीट फूड भी पसंद है और मुझे खाना पकाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये 3 एटीट्यूड्स हैं इसके, ठीक है। ये लाइक और डिसलाइक का बता रहा है ना। अब बिहेवियर इसको कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं कि आई लाइक टू गो आउट टू ईट। भाई उसको मेक्सिकन खाना पसंद है और जब पकाना पसंद नहीं है तो वो कहाँ से खाएगा, बाहर जाके ही तो खाएगा। तो उसका बिहेवियर क्या होगा कि उसको बाहर जाके खाने में भी मज़ा आता होगा, उसका ये बिहेवियर होगा। तो हम इंटरचेंजेबली एटीट्यूड से बिहेवियर को डिराइव कर सकते हैं, बिहेवियर से एटीट्यूड को डिराइव कर सकते हैं।
और दोनों ही डायरेक्शंस में हम अगर किसी एक स्पेसिफिसिटी की बात यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि सेम सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। कि मैक्सिकन फूड मतलब पूरे खाने की बात चल रही है, हम उसके खाने के अंदाज से ये नहीं बता सकते कि उसकी और फीलिंग्स क्या, उसका और बिहेवियर क्या होगा, कि उसको खाना पसंद है, स्ट्रीट फूड पसंद है और उसको खाना पकाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो पढ़ने में बहुत गधा होगा। ऐसा डराइव कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पेसिफिसिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं की गई। स्पेसिफिसिटी ये बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम ये सब कुछ चीज़ें डराइव करने की कोशिश करें। चौथी बात जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या? कि हम अपने बिहेवियर को इस दिशा में डायरेक्ट करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कितना अवेयर है अपने खुद के एटीट्यूड से, या जो भी एटीट्यूड उसके अंदर है उससे वो अपने बिहेवियर को कैसे गाइड कर लेता है, उसको कितना पता है कि उसका एटीट्यूड क्या है। अगर पर्सन अपने आप में सेल्फ अवेयर नहीं है अपने एटीट्यूड का, तो वो क्या करेगा कि वो इन्फ्लुएंस होगा और दूसरों के बिहेवियर से और ज़्यादा इंटेंसिवली वो अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करेगा अगर उसको चीज़ें पता नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक इजी सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि एक इंसान है, उसको खाना वेस्ट करना ठीक लगता है, मतलब कि उसको कोई टेंशन नहीं है कि अगर वो थाली में बैठ के कुछ भी खाने लगे अगर खा रहा है तो उसमें से बहुत सारी खाना ऐसे होंगे वो उनको छोड़ देगा और उसको फेंक देता है। उसको पता नहीं था ये सारी बातें, तो वो अपने अंदर के सेल्फ अवेयरनेस की जो बातें हैं ना, वो सेल्फ अवेयर नहीं था इन सारी चीज़ों से। फिर वो अपने दोस्त के घर जाता है। उसके दोस्त के घर में उसने एक बात देखी कि सब लोग जो है खाना बहुत अच्छे से खाते हैं और अगर किसी के थाली में कुछ भी सामान छूट जाता है तो उनके जो भी अगल बगल बैठे हुए परिवारजन लोग होते हैं वो खाना खाने की कोशिश करते हैं और इवन मतलब वो थाली का खाना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी फेंकते नहीं हैं। और साथ ही साथ उसने उसी दिन रात में एक न्यूज़ सुनी जिसमें ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिनको खाना मिलता ही नहीं है। और एक एनजीओ की ये न्यूज़ थी कि एनजीओ ये काम करता है कि जो भी लोग अपना खाना फेंक देते हैं वो फेंके ना, बल्कि उसके बजाय वो लोग उस खाने को इकट्ठा कर लें। एनजीओ उनके घर पर आएगा, उनसे खाना इकट्ठा करेगा और जो भी गरीब बच्चे होंगे उनको वो खाना प्रोवाइड करेगा। तो अभी क्या है कि उसको अब सेल्फ अवेयरनेस हुआ इस चीज़ का, अंदर से उसके फीलिंग आई कि ये जो भी मैं अभी तक कर रहा था ये गलत था, अब मैं इसको सही करूँगा। तो उसका एटीट्यूड जो है इसके अगेंस्ट, ये जो खाना फेंकने का होता है, जो भी बचा हुआ खाना उसको फेंक देता था, ये एटीट्यूड उसका अब चेंज हो गया इसके लिए। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का रोल है। फिर बात करते हैं एटीट्यूड स्ट्रेंथ की, कि जो भी एटीट्यूड बहुत स्ट्रांगली बेस्ड होता है हमारे अंदर, तो वो हमारे बिहेवियर में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और ऐसे जो भी पावरफुल एटीट्यूड्स होते हैं ना, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। कि अगर हमने किसी से कहानी सुनी है, किसी के लाइफ के फेलियर की कहानी सुनी है, तो हम उससे उतना सब कुछ सीखते तो हैं, लेकिन वो हमारे एटीट्यूड में उतने हद तक नहीं डिपेंडेंट होता है। लेकिन जब हम खुद अपने आप में एक फेलियर खुद के लाइफ में हमें मिलता है, तो फिर हमें पता चलता है कि सच में इससे ऊपर उठने के लिए हमारे एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। मतलब उसको हम लोग और स्ट्रांगली अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट हमारा जो भी बिहेवियर होगा, हमारा एटीट्यूड होगा, वो हम उसको डिफ़ाइन करेंगे और वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। छठवां है एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। ये इस बात को दर्शाता है कि हम कितना ईजिली अपने मेमोरी में जो भी हमारे बिलीव्स हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे हम कितना जल्दी उनको खींच के तुरंत ही लेके आ जाते हैं और अपने एटीट्यूड में उनको शो करते हैं। मतलब कि कितने ईज़ ऑफ एक्सेस हमारे अंदर है हमारे ही मेमोरी में, जिनसे कि हम अपने एटीट्यूड्स को रिट्राइव कर सकते हैं। पिछली बार हमने क्या किया था और इस बार हम कैसा एटीट्यूड शो कर रहे हैं, अगर इनके बीच में एक बहुत ही प्रॉपर रिलेशन और बहुत ही क्विक रिलेशनशिप बन जाता है तो हमारे एटीट्यूड्स में एक कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहेगी। अगर एटीट्यूड्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हैं तो क्या हो सकता है कि हम स्पॉन्टेनियसली और बहुत ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड रहेंगे हमेशा, और हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में ये सारी बातें रहेंगी कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत तेज़ी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जिसका भी एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी जितना अच्छा होगा वो उतना ही क्विक रिस्पॉन्स देता होगा। और अगर सर्कमस्टांसेस सेम है और उसने पकड़ लिया इस बात को कि सेम सर्कमस्टांसेस मैंने ये एटीट्यूड शो किया था पिछली बार, तो वो खट से बिल्कुल से वो लेके आएगा और सेम एटीट्यूड शो करेगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत ईजिली वो एक्सेस कर पा रहा है अपने एटीट्यूड्स को। तो ये पूरा टॉपिक हुआ हमारा कि एटीट्यूड का छोटा सा हमने अभी डिस्कशन किया कि कैसे फंक्शंस हैं एटीट्यूड के
और हमने क्या डिस्कस किया आज कि एटीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है और उनके फंक्शंस कैसे हैं, और साथ ही साथ बिहेवियर और बिलीव्स, इन सब के साथ क्या रिलेशन है इसका। तो अब हम चर्चा करते हैं जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि सबसे पहले तो हम सिविल सर्वेंट की एक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। आज के हमारे फेमस सिविल सर्वेंट है, उनका नाम है श्री कुंदन कुमार। श्री कुंदन कुमार ये आईएएस हैं 2004 बैच के, और इनका कैडर है बिहार। ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो एक इनिशिएटिव थी सेविंग द वॉम्ब, इस इनिशिएटिव के नाम से ये बिल्कुल फेमस इंसान है, और इन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये एज एन आईएएस पोस्टेड थे। अब इन्होंने किया क्या, एक्चुअल में उस टाइम पे सरकार का एक प्रोजेक्ट आया था जिसको हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानते हैं। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या होता था कि एक ऐसा कुछ कार्ड बन रहा था उस टाइम पे, उसके बेसिस पे जो भी इंसान अपनी इलाज के लिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, या बेसिकली कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो वो अगर जाती है या बर्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, तो इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी उस कार्ड पे उसका इलाज कर सकते थे, और उसके कार्ड से उतने रुपए डेबिट हो जाते थे, और वो पैसा भरता कौन था, वो गवर्नमेंट भरती थी। अब हुआ यूँ कि वहाँ के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या किया कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमीज़, लिख देता हूँ मैं, हिस्टेरेक्टोमीज़। तो हिस्टेरेक्टोमीज़ का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल्स का यूटरस का एक छोटा पार्ट निकाल लेते हैं, या तो पूरा यूटरस ही निकाल लेते हैं। तो अब इसके चलते क्या होता था कि लोगों का इलीगल तरीके से या फोर्सफुल तरीके से हिस्टेरेक्टोमीज़ स्टार्ट हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते थे कुछ पैसों के लिए, कि ताकि इनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो भी हेल्थ कार्ड्स वगैरह हैं, उस कार्ड से इनको पैसे तो मिल ही जाएंगे, इसके चलते ये बहुत सारे इलीगल ऑपरेशंस करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ की जो भी रूरल वुमेन थी उनको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गए। तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने पूरा मोर्चा उठाया इसके लिए और आवाज़ उठाई। वहाँ पर कार्यरत थे हमारे श्री कुंदन कुमार आईएएस जो हैं। कुंदन कुमार जी ने ये किया सबसे पहले कि इन सब के प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए उन्होंने पूरा 5 दिन का मेडिकल कैंप लगाया। ठीक है, इस मेडिकल कैंप में उसमें कैमरा हियरिंग थी, और इवन पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ उनके पूरे रिकॉर्ड का। हज़ारों ऐसी महिलाएं आई जिनके ऊपर हेल्थ चेकअप फिर से किए गए उनकी निगरानी के अंदर, और बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स और लॉजिंग्स जिनके भी खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट एफआईआर कराया था, वो सब भी सामने लेके आया गया, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया गया, और पूरे मेडिकल एग्जामिनेशन और उनके ग्रीवांसेस को अच्छी तरीके से समझने के बाद इस बारे में पूरी चर्चा की गई कि एक्चुअल में क्या करना है। फिर उन्होंने सेविंग द वॉम नाम से एक क्या बोलते हैं इसमें चलाया, जिसमें कि उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट किए। इसमें जो भी उन गांव की महिलाएं थीं या जो भी पुरुष थे, उन गांव के जो भी लोग थे, उन सबको अवेयर करना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और हिस्टेरेक्टोमीज़ कब ज़रूरी होता है कब नहीं ज़रूरी होता है। और केवल हिस्टेरेक्टोमीज़ ही नहीं था, उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे कि एपेंडोक्टोमी या तो ओपहोरेक्टोमी, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं ना, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि उस टाइम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़बरदस्ती कर देते थे केवल कुछ पैसों के लिए। तो इसके चलते जो भी प्रॉब्लम्स मिल रही थी वहाँ के लोगों को, उससे इनको निजात मिला। इसके उपलक्ष्य में ये भी हुआ कि इनको इसके लिए सम्मानित भी किया गया, और प्लस बाकी के बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर भी बताया गया कि भाई आपको भी ऐसे ही प्लान्स अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इम्प्लीमेंट करने हैं, और सब ने ऐसा किया, और फिर ये प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम में बदल गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये हमारे कुंदन कुमार जी थे, और इनका ये जो साहसपूर्ण काम है ना कि सबके अगेंस्ट जाके, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, इनके प्लेयर्स जो होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, इनके पास पॉलिटिकल पावर भी होता है और मसल पावर भी होता है। तो पॉलिटिकल और मसल पावर से कैसे इन्होंने निजात पाया होगा, इनसे कैसे भिड़े होंगे, और कैसे अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन की। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए है वो है इनकी इंटीग्रिटी और इनका कंपैशन,
कि इन्होंने कितने इंटीग्रिटी और कंपैशन के साथ सभी के प्रॉब्लम्स को अलग किया, दूर किया। और इनका ये मानना हमेशा से रहा है कि जो भी रूरल डेवलपमेंट है उसका डेवलपमेंट हमेशा इस वे में होना चाहिए कि जो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, कि जो उनको कुछ पता नहीं होता है और उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब इनका ये मानना है कि जितने भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होने के लिए गांव में आए तो इसके पहले वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स पहले ही चल जाने चाहिए उससे रिलेटेड, कि एक्चुअल में क्या होने वाला है इस स्कीम के अंदर, सारी चीज़ें पहले से ही पता हों। तो हमें बेहतर होगा कि हम ऐसे स्कीम्स को और अच्छे तरीके से किसी भी रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये हमने आज सीखा श्री कुंदन कुमार जी से। अब हम बात करते हैं एक केस स्टडी की, जो केस स्टडी मैंने आपको बोला था, एक केस स्टडी सॉल्व करने की। आज की केस स्टडी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ड है राजू के ऊपर। राजू कौन है? राजू जी जो हैं वो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंचायती राज के, किसी भी ज़िले के। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये राजू जी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तो बन गए, ये अभी यंग हैं और बहुत ही आइडियलिस्टिक नेचर के हैं। ये जब CEO की पोस्ट पे एक गांव से जब जुड़े तो इन्होंने सारा डेटा खंगोल मारा, पिछला पास्ट जो भी था सब कुछ, एक एक डेटा इन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, पढ़ा और उन्होंने कुछ डिराइव किया। डिराइव इस हिसाब से किया सबसे पहले कि यहाँ का एग्रीकल्चरल स्कोप बहुत बढ़िया है और लोग बिल्कुल मैकेनाइज तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ के किसान जो भी हैं वो बहुत समृद्ध हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे टेक्निक्स यूज़ किए हैं इरिगेशन के लिए। साथ ही साथ जो भी क्रॉपिंग वगैरह की होती है, कैसा पैटर्न होना चाहिए, या फिर HYV सीड्स का यूज़ कह लें, मतलब जो भी था इस गांव में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी हम एडवांसमेंट देख सकते हैं, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एडवांस वाला ये गाँव था। तो ये जान के बहुत खुशी होती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिव फॉर्म्स भी मिलते हैं। नेगेटिव फॉर्म्स इस हिसाब से रहते हैं कि जो भी यहाँ का सोशल हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बहुत लो है। सोशल हेल्थ स्ट्रक्चर में जो भी चाइल्ड बर्थ होता है या फिर मोर्टेलिटी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा था, कि बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। जो इनका सेक्स रेशियो था, सेक्स रेशियो भी बहुत कम था। विमेन एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं थी। और अगर एजुकेशन के फील्ड में देखा गया तो एजुकेशन के फील्ड में लो लिटरेसी रेशियो था फीमेल्स के लिए, और हाई ड्रॉप आउट्स आफ्टर 5, मतलब 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां नहीं पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होता था और बहुत सारी लड़कियां स्कूल आती भी नहीं थी। तो ऐसे सोशल एस्पेक्ट में बात करें तो ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। बस इकोनॉमिकली ये बहुत बढ़िया था क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश्ड वे में ये लोग यूज़ करते थे। अब बात आती है क्वेश्चन की। हमारे क्वेश्चन इस हिसाब से है कि एक बार क्या होता है, यहाँ पे प्लानिंग की बात होती है कि अब अगले 5 साल में क्या प्लानिंग होगी, उसके लिए पंचायती राज को पावर दिया जाता है कि आप अपने अपने हिसाब से जो भी स्कीम में कितने पैसे डालने चाहिए उसके हिसाब से आप हमें बताएं। तो ठीक है, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की वहाँ के जितने भी पंचायती राज के लोग थे कि ऐसा है कि यहाँ पे जो सोशल फैक्टर्स हैं वो कम है, तो हम एक कोशिश करेंगे कि जितना भी सोशल फैक्टर्स को इम्प्रूव करने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इनकी किसी ने मानी नहीं। इन्होंने बोल दिया, जो भी पंचायती राज का फाइनल डिसीजन था वो ये था कि 40% से भी ज़्यादा जो भी खर्च है वो हमारे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की ओर जाएंगे। तो इसके लिए अब जो राजू जी थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीक्रेट तरीके से ये चाहा कि जो भी फंड यहाँ पे एलोकेट हो रहे हैं उनको हम लोग डाइवर्ट कर दें सोशल बेनिफिट्स के लिए। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि जो भी राजू ने ये सीक्रेटली काम करने की बात की तो क्या इससे कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं पर भी इन्फ्लुएंस आता है क्या? दूसरा कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उनके एथिकल एक्ट से, या तो ये कि आप होते उस टाइम के सिचुएशन के लिए तो आप क्या करते। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि आप क्या एग्री करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में एथिकल डायलेमा फेस करना पड़ा होगा राजू जी को? अगर ऐसा है तो कौन कौन से एथिकल डायलेमास थे? तो ये बड़ा सा एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। अभी आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इस पूरे आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वॉयलेशन ऑफ ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है
वो बहुत ही प्रोमिनेंट वे है कि हम किसी भी सिविल सर्वेंट को देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ब्यूरोक्रेसी की एक फ़ीचर है, सबसे प्रोमिनेंट फीचर है, वो ये है कि वी ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट दैट वी हैव बीन टीचिंग सिंस नाउ। कि अभी तक जितना भी चीज़ हम लोग को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इसीलिए सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे, फिर ऑनेस्टी वर्सेस इंटीग्रिटी की बात करेंगे, चौथा ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे कि जो इन्होंने सीक्रेट तरीके से इसको डाइवर्ट करने की बात की, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई इनकी। फिर इनका जो भी एथिकल डायलेमा होगा, उस एथिकल डायलेमा की बात करेंगे। सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बिल्कुल साफ तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ये एक गलत मीन है किसी भी अच्छे एंड को पाने के लिए। तो ऐसा एंड जो कि एक अच्छा एंड है लेकिन उसके लिए गलत मीन्स इख्तियार किए गए हैं, इसको कभी भी सपोर्ट नहीं मिल सकता है, कितना भी अच्छा काम अंत में क्यों ना समझ में आए। सबसे पहले आप इसके बेसिस पे आप इसको क्रिटिसाइज़ करिए, डिओंटोलॉजी के बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करिए कि जो भी इनका कर्तव्य है वो सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्य से ही हट गई है, अपने काम को इन्होंने गलत तरीका दे दिया, गलत मोड़ दे दिया। इसके बेसिस पे जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तो इन्होंने वायलेट किया ही, और अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स जिनको इन्होंने बोला कि सीक्रेट तरीके से फंड को डाइवर्ट कर देना है, उनके भी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठवा दिया इन्होंने कि इनके प्रेशर में आके तो वो ज़बरदस्ती काम करेंगे ही करेंगे। उनको भी इंटीग्रिटी जो उनकी मेंटेन होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। वो हो सकता है उनमें से कुछ ऑनेस्ट हो, तो उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से खिलवाड़ हो गया, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि आपने सीक्रेट तरीके से अपने फंड एलोकेशन की बात की है, और जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज को पूरा पावर दिया गया है कि वो उस एरिया के लिए जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको लेजिस्लेट कर सकता है, बना सकता है, जबकि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या काम है? उनको इम्प्लीमेंट करना। आप सबसे पहले तो दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन में जाके काम कर रहे हो, और साथ ही साथ उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी तो कहीं से भी मेंटेन नहीं हो रही है। एथिकल डायलेमा कहाँ पर आता है? एथिकल डायलेमा क्या है? राजू जी को पता नहीं होगा कि वो गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल पता होगा। प्रॉब्लम ये है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर राजू जी के सामने दो प्रश्न खड़े हुए। एक तो उनको ये सिखाया गया बचपन से कि हमें हमेशा हमारे जो भी एजुकेशंस हैं, हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो भी पढ़ाई है, हमारी जो भी मेहनत है आज तक, वो हमेशा गरीबों के लिए हमें हमेशा न्यौछावर कर देनी चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। दूसरा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनके मन में ये ख्याल था कि जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं उनका डिसीजन ही फाइनल होता है, और हम तो ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हुए काम कर रहे हैं। तो अभी इनके लिए दो जो एथिकल डायलेमा की बात है, वो एथिकल डायलेमा ऐसा है कि वो सोशल फैक्टर्स को इम्प्रूव करें कि अपने कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपका कोई मतलब तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन था वो ये आता है कि आप अगर इनकी जगह होते तो क्या करते। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसका आंसर आप दो कि हम अगर इनकी जगह पे होते तो हम ये जो गलत मीन्स इन्होंने अप्लाई किया है वो कभी ना करते। हम इसके कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स, कुछ इनोवेटिव वेज इख्तियार करते, जिसके बेसिस पे हम सोशल फैक्टर्स को वापस से करेक्ट कर सकते हैं। जो भी फंडिंग हो चुकी है उनको ऑलरेडी होने देते हैं, लेकिन हम कुछ इनोवेटिव तरीका, जैसे कि हम इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी का कॉन्सेप्ट लेके आते, सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती कि जो भी सेक्स रेशियो मेंटेन करना है या मोर्टेलिटी रेट मेंटेन करना है, वो सारे सोशल फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। साथ ही साथ हम बिल्कुल इस तरीके का ध्यान देते हैं कि जो भी फंडिंग हो रही है उनका कितने एडिक्वेट तरीके से यूज़ हो रहा है, और कहीं से भी अगर उसमें इनएडिक्वेसी रहती है तो उसके खिलाफ हम लोग काम करते, और हम ये देखते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इन पूरे पॉलिसीज़ का। तो इस तरीके से हम कुछ काम कर सकते थे, उनके एजुकेशन सिस्टम में चेंज करते, उनको इस बात से अवेयर करते कि सेक्स एजुकेशन जैसी चीज़ें हैं, या तो जैसा कि मैंने बताया कि वुमेन हेल्थ की बात है, और इवन फीमेल फिटिसाइड से क्या होता है, सेक्स रेशियो को डिस्टॉर्ट करने से क्या होता है, इन सब के लिए अगर एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन भी हम चला देते तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को समझने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने गलत मेथड अपनाया। तो इसीलिए हम जो हैं, अगर हम इनकी जगह पे होते तो हम कुछ ऐसा काम करते। तो ये पूरा केस स्टडी है जो कि हमने डिस्कस किया, और ऐसे ही तरीके से आपको आंसर करना है। और साथ ही साथ अगर आप कंक्लूड करेंगे इसको, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज इसमें कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपके आगे जब भी ARC रिपोर्ट वगैरह पढ़ाऊँगा तो उसमें मेंशन करूँगा मैं। तो आप उन सारी चीज़ों को अपने कंक्लूजन में कंक्लूड करते हुए आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। आखिरी में एक क्वेश्चन आप सबके लिए है कि जो भी पावर है, पावर करप्ट्स पीपल, और
पीपल करप्ट्स पावर, ठीक है, एक कोट है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है और एथिकल बैकग्राउंड के साथ इसको पूरा समझाना है कि क्या लोगों के द्वारा करप्शन स्टार्ट होता है, मतलब जो भी पावर है वो लोगों को करप्ट कर देता है कि लोग ही पावर को करप्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, आप इसके बारे में सोचिएगा और लिखिएगा ज़रूर से। जो भी क्वेश्चन होंगे फर्दर केस स्टडी वाले वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप उनको वहाँ से पढ़ के उन क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करना मत भूलिए, एक लाइक कर दिया करो यार आप लोग, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताया तो करो एटलीस्ट कि आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ये इतना मोनोटोनस होता है ये लेक्चर, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बताओ मुझे कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा, ऐसे लेक्चर और भी आने चाहिए या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो आप नीचे मेंशन करके ज़रूर से लिख के बताओ आज के आज। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग इट, हैव अ नाइस डे।